ये शब्द सिर्फ पैसों की बात नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की पहचान है। बहनों, जरा सोचिए, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर हम अपने सपनों को भी पूरा कर सके, जब अपने किसी जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तो ये कितनी अच्छी बात होगी, है ना? महिला अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तो परिवार ही नहीं, समाज भी संवर जाता है, क्योंकि उसकी कमाई सिर्फ जेब नहीं भरती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों की मजबूत नींव होती है। स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जानी मानी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मोनिका गुंजन आर्या। नमस्कार मोनिका जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। जी नमस्कार रानी जी। मोनिका जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का सही अर्थ क्या है? अक्सर लोग समझते हैं, इनफैक्ट महिलाएं भी ये समझती हैं कि जब वो कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, कुछ इनकम उनको होती है, सैलरी आती है, तो इसी से ही आर्थिक निर्भरता जो है वो डिसाइड होती है। जबकि ऐसा है नहीं। एक्चुअली आर्थिक निर्भरता को अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे तो इसका जो अर्थ मुझे समझ में आता है वो ये होता है कि आपके पास जो भी संसाधन है आप कितना विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करती हैं, कैसे उसमें से भी जो भी सीमित संसाधन है मान लीजिए, तो उसका कैसे उसमें से भी कैसे आप बचत कर लेती हैं, वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय सही ढंग पे सही समय पर सही निर्णय लेना, यही चीजें आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके एक परिवार की संपन्नता का भी कारण बनते हैं। परिवार संपन्न होता है, उसी से फिर समाज और देश भी आगे जाकर संपन्न होता है। तो ये तो हुआ एक वो कारण। और दूसरा तो वो सब समझते हैं जिसको कि जब महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकलती हैं, जॉब पे जाती हैं या अपना कुछ शुरू करती हैं, और उसके बदले में जो उनको वो गेन करती हैं पैसे के रूप में, तो ये उसका एक दूसरा रूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर महिलाओं की बात हो रही है तो आर्थिक आत्मनिर्भरता को हम इस तरह के दो भागों में बांट सकते हैं। बिल्कुल, इसी विषय से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के क्या फायदे हैं? देखिए, सबसे पहला तो उनके खुद के लिए है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनके अंदर। जब भी वो कोई सही फैसला लेती हैं, उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, परिवार में भी उसकी वजह से बदलाव आता है जो सकारात्मक होता है। परिवार क्योंकि किसी भी समाज और देश की सबसे छोटी इकाई है, तो हम परिवार को ही केंद्र में रख के इस चर्चा को करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रभाव समाज और देश पर जाना होता है इसका। तो जब भी वो कोई सही फैसला लेती है, उसका असर परिवार में होता है। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। इसके अलावा जो जैसे पहले मान लीजिए कोई बात रखने में उनको थोड़ा सा हिचकती हो, डर लगता हो, सब कुछ आती हो, तो फिर उनका वो जो कॉन्फिडेंस है वो उनको फिर निर्णय लेने की क्षमता में भी उनका इजाफा करता है। वो निर्णय लेने लगती है, उनको लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो इससे भी उनका भीतरी और बाहरी बदलाव आता है। इसके अलावा फिर वो थोड़ी स्वतंत्रता महसूस करती है। उसके अलावा जब वो कार्य क्षेत्र में बाहर निकलती है या मान लीजिए घर में भी रह के वो कुछ काम शुरू करती है, तो फिर उनका दूसरी महिलाओं से, समाज के दूसरे लोगों से भी उनका एक तरह से क्या है कि कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन जब हम किसी से मिलते हैं, जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, तो उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक तरह से वहां से भी हमारी जो है लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, हम कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल, हाँ। अल्टीमेटली फिर वो हमारे व्यक्तित्व में सुधार लेकर आता है और हमें भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है। समाज के स्तर पर भी अगर आप देखें तो जो महिलाएं कुछ अर्न करती है, तो ये एक सामाजिक प्रभाव भी उनका बढ़ता है और पड़ता है दूसरे लोगों के ऊपर। बिल्कुल। तो इससे फिर बाकी लोग भी उनसे सीखते हैं, और जब हमसे कोई कुछ सीखता है तो फिर हमारे कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है, हमारे व्यक्तित्व में बदलाव लेकर आता है। एक छोटे छोटे बदलाव है जो अल्टीमेटली बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो आत्मनिर्भर महिला परिवार की शक्ति और समाज की प्रगति की आधारशिला होती है। जी बिल्कुल। मोनिका जी, नारी सशक्तिकरण की बात तो अक्सर होती है, लेकिन क्या आप मानती हैं कि इसकी नींव आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही शुरू होती है? निश्चित तौर पर नारी सशक्तिकरण, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि जब महिला काम करने के लिए बाहर निकलती है
या मान लीजिए कि घर से भी कुछ शुरुआत करती है जिससे कि वो अर्न कर रही है, तो उसको वो सशक्त होती है, क्योंकि एक तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा उसके निर्णय लेने की क्षमता होती है, और उसको ना ये लगता है कि मैं अपने पति के साथ या अपने घर के दूसरे सदस्यों के साथ मैं बराबर उसमें सहयोग कर रही हूँ अपने घर परिवार को चलाने के लिए। जैसे पहले से पुरुष को समझा जाता था इस तरह से कि भाई वो कंट्रीब्यूटर है, वो परिवार चला रहा है, तो उसकी ही बात सुनी जाएगी घर में। पर अब ऐसा नहीं है। अब ये अगर मैं कहूँ कि पिछले 15 सालों में तो कम से कम बहुत ज्यादा तेजी से बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को समझ रही है कि जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, आर्थिक रूप से जब हम सशक्त होंगे, तभी असली मजबूती आएगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। आत्मनिर्भरता वाकई सशक्तिकरण की नींव है। लेकिन मोनिका जी, हकीकत ये भी है कि राह इतनी आसान नहीं। अक्सर कहा जाता है स्त्रियां अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह में ऐसी कौन सी बाधाएं या चुनौतियां हैं जो आज भी उन्हें रोकती हैं? मुझे लगता है कि महिलाएं जो भी जहाँ भी पहुंची हैं आज, उसमें बहुत ज्यादा उनकी अपनी जिद है कि हमें वहां पहुंचना है जी। और इसमें ठीक है, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, लोगों की भी, पुरुषों की भी सोच बदल रही है, परिवारों की बदल रही है, लेकिन अभी भी ये उतना सपोर्टिव नहीं। तो हाँ, बदलाव तो आगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि महिला जब कुछ करने के लिए निकलती है ना, तो हमेशा उसका संघर्ष पुरुष से दुगना होता है, क्योंकि वो कार्यस्थल पे तो उसको उतना काम करना ही है जितना पुरुष को करना है। वहां पे तो कोई मर्जी हो ही नहीं सकती है कि आप महिला इसलिए आपको कम काम करना होगा, लेकिन उसके साथ घर की जिम्मेदारियां एज इट इज रह जाती है। तो ये जो अभी भी सोच के स्तर पर जो भेदभाव है अभी भी हो रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है जिसे दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा फिर एजुकेशन की बात करें तो आप ये देखिएगा कि जितनी भी लड़कियां हमारी टॉपर होती 12th में 10th में, है ना, लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो लड़कियां जो टॉपर होती है वो कहाँ चली जाती है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है उनका रेशो? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीजें हैं जो अभी वो नहीं मुहैया हो रही है, जो कि होनी चाहिए। दूसरा, अभी भी सोसाइटी बहुत सिक्योर नहीं। बिल्कुल, हम अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को वो सुरक्षित माहौल देने में सफल नहीं हो पाए हैं जिनकी उनको जरूरत है। बिल्कुल, तो ये जो बड़ी चुनौती है। फिर अगर मान लीजिए कि घर सीमित संसाधन उनके पास, तो पहली प्रायोरिटी लड़के को आगे बढ़ाने, हायर एजुकेशन देने की होती। तो ये सब वो चुनौतियां मुझे लगती है जो महिलाओं को अक्सर या लड़कियों को अक्सर आत्मनिर्भर होने के लिए रोक देती। बिल्कुल सही कहा आपने, ये चुनौतियां ही असली परीक्षा हैं। लेकिन सरकार ने भी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार द्वारा पढ़ाई से लेकर नौकरियों और राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ये कौन से कदम हैं? सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफी वायरल हुई। लड़कियों के लिंग अनुपात को सुधारने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था केंद्र सरकार का। इसका काफी अच्छा रिजल्ट आया, स्कूलों में भी लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी इसके बाद। इसके बाद फिर समग्र शिक्षा अभियान है। मुद्रा लोन योजना सरकार ने शुरू की, जिसमें कि महिलाओं के लिए भी ये हुआ कि अगर उनके हाथ में कुछ स्किल है तो वो लोन दे सकती है सरकार से। स्टैंड अप इंडिया योजना है स्टार्टअप के लिए। फिर कौशल विकास कार्यक्रम है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो राजनीति में महिलाओं की आरक्षण को सुनिश्चित करता है, इसके लिए लाया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए उसमें आरक्षण दिया गया। इस तरह की कुछ चीजें जो ये चीजें सरकार के द्वारा शुरू की गई है उनको और सशक्त बनाने की। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला बचत योजनाएं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि। क्या इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन पा रही हैं? निश्चित तौर पर। उससे पहले क्या होता था ना, पहले महिलाओं के खाते नहीं खुलते थे बैंक में, ज्यादातर पुरुषों के ही खुलते थे बैंक में खाते। बैंकों में अकाउंट खुलना बहुत मुश्किल था। तो जनधन योजना जिस समय लाई गई, उससे करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुले, जिससे कि सीधा उनके लिए जो भी योजनाएं थी उसका पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाता था, ना कि उनके पति के अकाउंट।
जी। या उनको बेटे के अकाउंट में, तो इसने उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनको सशक्त किया। फिर महिला सम्मान बचत योजना आई, तो उससे भी जो महिलाओं की जो बचत होती थी इससे उनको फायदा हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मैंने आपको बताई कि जैसे हमारे पास कोई स्किल है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, परिवार के पास भी पैसा नहीं है, ये चीजें यहाँ से खत्म हुई। अब महिला को लगता है हमारे पास स्किल है, हम सरकार के पास जा रहे हैं, हमको वहां से लोन मिल रहा है और जो हमारी अर्निंग होगी उससे हमको वो लोन चुकाना है। ठीक है, तो इसने महिलाओं को सशक्त किया। महिला शक्ति केंद्र योजना लेकर आए और फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई, जिसमें गर्भवती महिलाओं को भी सशक्त किया गया है, मिली उनको आर्थिक रूप से मिली, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनको सपोर्ट किया गया। इसके अलावा शौचालय बनाए गए, तो सीधे सीधे महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ होता था, के व्यक्तित्व को, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और उनके जीवन को थोड़ा राहत देने में मदद। क्या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं मानसिक तौर पर ज्यादा सेहतमंद और संतुष्ट होती हैं? देखिए, जहाँ तक बात मानसिक रूप से सशक्त महसूस करने की है, तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भर महिला है वो मानसिक रूप से ज्यादा सशक्त, ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन जहाँ तक सेहतमंद होने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो सेहतमंद नहीं होती है। उसके पीछे वजह है कि एक तो महिला घर और काम, इस दो सबके में एक तरह से पिस के रह जाती है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ को प्रभावित करता है जी। और महिलाएं क्योंकि स्वभावतः ऐसी होती हैं कि वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखती, तो इस वजह से वो, मुझे लगता है कि वो उतना सेहतमंद नहीं होती है जितना कि उन्हें होना चाहिए। जी। संतुष्टि की बात जहाँ तक है, तो जहाँ तक आर्थिक स्वतंत्रता की बात है, तो वो उनको संतुष्टि देती है। मोनिका जी, ये दुखद सत्य है कि आज भी कई महिलाएं अपने पति की सारी बदसलूकी सिर्फ इसलिए सहती हैं क्योंकि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। वे ना तो इतनी पढ़ी लिखी हैं और ना ही इतनी सक्षम हैं कि वे बाहर निकलकर अपने और अपने बच्चों के लिए कमा सके। सिर्फ इस वजह से उन्हें अपने ससुराल वालों के ताने और पति की मार तक खानी पड़ती है, क्योंकि वे या तो अपने पिता या पति पर ही निर्भर रहती हैं। महिलाओं को सम्मानजनक जीवन देने में परिवार और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मार पिटाई और घरेलू हिंसा का सवाल है, तो मुझे लगता है कि ये इसका महिलाओं के अपने पैरों पर खड़ा होने से ज्यादा ताल्लुक इस बात से है कि वहाँ के घर परिवार के सदस्यों की सोच क्या है। मैंने देखा है बहुत सारी वर्किंग महिलाओं को जो अच्छा कमाती है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में अपने पति की बदसलूकी बर्दाश्त करती हैं। घर में वाले जो दूसरे सदस्य हैं, तो वो उनका भी कभी कभी फिजिकल, मेंटल तो अक्सर होता है, लेकिन फिजिकल टॉर्चर भी वो बर्दाश्त करती हैं। शायद उनके अंदर ये होता है कि या कभी कभी वो अपने बच्चों के लिए करती हैं ऐसा कि हम बच्चों को सही जगह पहुंचाना है, सही एक बार करियर उनका बन जाए तब फिर कोई डिसीजन ले। कभी कभी वो साहस नहीं कर पाती है कि हम अगर अकेले रहेंगे तो कैसे रहेंगे, फिर तो मतलब अकेली महिला भी बहुत सुरक्षित आज भी हमारे समाज में नहीं मानी जाती है। केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर हम हर तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, ये बात तो सही नहीं है। हाँ, परिवार और समाज की भूमिका ये हो सकती है इसमें कि परिवार अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आए, वो महिला को भी अपने ही जैसा एक सदस्य समझे। समाज की इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका ये है कि समाज मूक दर्शक ना बना है। समाज के लिए जरूरी है कि जब भी वो अपने आस पड़ोस में भी ऐसे चीख चिल्लाहट या देखता है, सुनता है कि किसी महिला पर इस तरह का हो रहा है अत्याचार, तो वो उसके लिए वोकल हो। बहुत जरूरी है कि वो उसके सपोर्ट में खड़ा हो, पुलिस को बुलाए या कुछ भी इस तरह का करे जिससे कि उस महिला की सुरक्षा सुनिश्चित हो, साथ साथ उस महिला को मानसिक रूप से भी संबल प्रदान करे। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार को भी चाहिए कि वो बेटियों को शिक्षा और अवसर दे, उन्हें बोझ नहीं बल्कि अपनी ताकत समझे। बिल्कुल, क्योंकि जब परिवार और समाज मिलकर महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने का वातावरण देंगे, तभी वे हिंसा और अपमान से मुक्त होकर गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगी। मोनिका जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया, हमसे इतनी सारी बातें की, स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इतनी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया रानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।